हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ABC फिजिक्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। एक्चुअली में ये कुछ किताबों में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के नाम से भी है, या कुछ लोग इसे मैथमेटिकल टूल्स भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी फिजिक्स को समझने के लिए। जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th का, वो फिजिकल वर्ल्ड है, या कहें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। वो मैं बाद में इस वीडियो को अपलोड करूंगा, लेकिन अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो फंडामेंटल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप रिसेंटली 10th पास आउट होकर 11th में अगर एडमिशन लिया है और अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फंडामेंटल मैथमेटिक्स समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो पूरी 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स आसानी से आप समझ पाएंगे, और जब आप नीट की तैयारी के लिए जाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चैप्टर 2 फंडामेंटल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। और उसका ये लेसन नंबर 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम चार्ट, संख्या पद्धति चार्ट क्या होता है, और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है हमारे आने वाले लेसनों में इस्तेमाल होने वाली है। इसलिए मैंने इस लेसन को चूज किया है। इस लेसन को हम पढ़ने के बाद जो आने वाले लेसन्स हैं उसमें इसका जो एप्लीकेशंस हैं वो उसको सीखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या। नंबर, तो संख्या क्या होती है, व्हाट इज नंबर? तो वो चीजें जो कैलकुलेशन के लिए हम आम लाइफ में डेली इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं संख्या। जैसे मम्मा ने कहा कि बेटा 2 किलो चावल ले आओ, तो जो ये 2 टर्म है ये एक नंबर है। तो हम इसको कभी कहीं ना कहीं डेली लाइफ में किसी प्रकार से हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन को, हम उसको क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। नंबर को 2 फर्दर भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वास्तविक संख्या, या कहें रियल नंबर, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। या कहें इमेजिनरी नंबर। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नेगेटिव रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। नेगेटिव रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसको आई से हम डिनोट करते हैं, आई फॉर आयोटा बोलते हैं मैथमेटिक्स में। और ये क्या होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या कहें i इज इक्वल टू नेगेटिव रूट ऑफ एनी वन। यहां पर 1 भी हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये उदाहरण है किसका, इमेजिनरी नंबर का। या अगर हम इसकी और दूसरे उदाहरणों की बात करें, दूसरे एग्जांपल अगर मैं लूं, तो किसी भी इमेजिनरी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी नंबर हमको मिलेगा। तो ये भी उदाहरण किसका है, एक इमेजिनरी नंबर का। या फिर अगर किसी इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी नंबर में ऐड कर देते हैं तो भी रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो ये उदाहरण जो है ये इमेजिनरी नंबर के उदाहरण है। लेकिन फिजिक्स में इमेजिनरी नंबरों का बहुत कम उपयोग होता है, ना के बराबर उपयोग होता है। तो इसको हम स्किप करेंगे। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, इसको मैथ के टीचर आपको इसको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। फिजिक्स में जो है हम इमेजिनरी नंबर का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो हम सारी संख्याएं जानते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन एन तक, वो सभी वास्तविक संख्याएं। या फिर फ्रैक्शंस नंबर भी अगर हम बात करें, 1/2 1/3 1/4 1/5 3/11 4/11, जो भी आप फ्रैक्शंस नंबर जानते हैं और जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी किसमें आते हैं बच्चों, रियल नंबर में आते हैं। या रेडिकल्स के नंबर जैसे √2 √3 √4, या और भी जो रेडिकल्स के नंबर्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स के उदाहरण होते हैं। तो रियल्स नंबर को भी हम फर्दर 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जिसका नंबर 1 पार्ट है वो है परिमेय संख्या।
या कहें रैशनल नंबर। तो व्हाट इज रैशनल नंबर? तो वे संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा कि वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? रैशनल नंबर कहलाती है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 100 जहां तक ये नंबर जाते हैं n तक, या फिर 1/2, 1/3, 2/3, 5/11, 4/11, 6/2, इस प्रकार के जो फ्रैक्शंस नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर, मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हो। अब यहां एक क्वेश्चन ये उठता है, सर आपने बोला कि वे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक? तो यहां पर 1/2 लिखा है, तो 1 तो हो गया p और 2 हो गया q, तो ये तो p बाई क्यू हो गया, समझ में आ गया। यहां पर 1 हो गया p, 3 हो गया q, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। लेकिन यहां पर सिंगल डिजिट 1 लिखी है, तो ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हुआ, हाँ कि नहीं? या फिर ये 2 लिखा है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल। तो यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये p बाई क्यू क्या है। मैं यहां पर a बाई b भी लिख सकता हूं, या फिर x बटे y भी लिख सकता हूं। वास्तव में ये p क्या है? ये जो p है इसको बोला जाता है बच्चों अंश, और ये होता है हर, या कहें इसको बोला जाता है न्यूमरेटर, और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो कहने का तात्पर्य है या कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई संख्या जो अंश और हर के फॉर्म में लिखी हो, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी हो, तो हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अगर मैं यहां एक को बोलता हूं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, लेट सपोज कि अगर मेरे पास कोई नंबर है x, सपोज अगर मेरे पास कोई एक नंबर है x, तो मैं अगर इसमें 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर भी x आएगा। इसका मतलब अगर हम किसी नंबर से 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से अगर मैं कोई नंबर लेता हूं x और अगर उसको 1 से मैं डिवाइड कर देता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट फिर भी x आएगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं या 1 से डिवाइड करता हूं तो उसके आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः हम ये एज्यूम कर सकते हैं कोई भी नंबर जो है वो या तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर 1 से डिवाइड हो रहा होगा, हाँ कि नहीं? ठीक। तो उस केस में अगर मैं 1 लेता हूं तो मैं इस 1 को अगर 1 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या फॉर्म बन जाता है? इसका आंसर तो 1 ही रहेगा। तो लेकिन ये ऊपर वाला p बन जाएगा और ये नीचे वाला जो है जो डिनोमिनेटर में है वो q बन जाएगा, न्यूमरेटर में जो p बन जाएगा। और इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है किसका उदाहरण है? रैशनल नंबर का। और उसी प्रकार से अगर मैं 2 लूं और 2 के मैं एज्यूम कर लूं कि 1 से अगर ये डिवाइड हो रही है तो ये भी p बाई क्यू का फॉर्म बन जाता है। उसी प्रकार से अगर मैं 4 लूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 4 को लिख सकता हूं 8/2। अगर 8 में अगर 2 लिखूंगा इसको तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा? 4। लेकिन उस केस में ये जो 8 है ये p का काम करेगा और ये 2 जो है ये q का काम करेगा। तो इस स्थिति में जो सारे सिंगल डिजिट होते हैं वो भी किसके उदाहरण होते हैं? रैशनल नंबर को, क्योंकि इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। और मैं आपको यहां पहले बता दूं कि आप इस वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते रहें ताकि आपको जब रिवीजन करें तो आपको आसानी हो, क्योंकि आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे आपको टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आप इसको नोट्स बना लेंगे तो अगली बार जब आप रिवीजन करें इस क्लास का तो नोट्स के द्वारा करें तो आप क्या कर समय बचे आपका। तो इसको नोट कर लीजिएगा।
तो मैंने आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या कहें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या अंश या हर के माध्यम में हम लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। जो दूसरा इसका पार्ट है वो है अपरिमेय संख्याएं। या कहें इर्रेशनल नंबर। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है कि ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? अब नहीं लिख सकते तो नहीं लिख सकते। आइए देखते क्यों नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो इसके जो उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो एग्जाम्पल होंगे √2, √3, √4 एंड सो ऑन। जो रेडिकल्स में सारे नंबर्स होते हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, आए समझ में। तो लेकिन यहां पर फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर आपने तो अभी कहा था कि जिस नंबर के नीचे कुछ ना हो तो हम उसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहां पर, तो फिर क्या यहां नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए √2 बाई 1 में लिख सकता हूं। तो अगर मैं ये लिखा तो क्या ये p बाई क्यू का फॉर्म नहीं बन गया? अब यहां पे क्वेश्चन उठेगा। तो देखिए आप इसमें नोटिस कीजिए कि यहां पर ये जो रेडिकल है ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। यहां पर ये p बाई क्यू का फॉर्म नहीं हुआ एक्चुअली में, यहां पर ये रूट p बाई क्यू का फॉर्म हुआ। डेफिनेशन के हिसाब से क्या कि वो चीज या वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां पर अगर ये √2 या रेडिकल 2 जो हम है बात कर रहे हैं, तो ये रूट p बाई क्यू का फॉर्म हुआ, ना कि p बाई क्यू या p बाई क्यू। समझ में आया आपको? इसीलिए इस नंबर को √2 को या √3 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए ये एग्जांपल किसका हुआ, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याओं का हुआ। आई होप आपको समझ में आया। तो अपरिमेय संख्याओं को दो हम फर्दर भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, जो नंबर 1 है वो है गैर आवर्ती दशमलव संख्या। या करें नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब गैर आवर्ती डेसिमल नंबर। अगर हम √2 की बात करें तो इसमें जो है √2 को रखा गया है, √3 ये सारे रेडिकल्स जो हो सकते हैं उनको इसमें रखा गया है। तो अगर हम √2 की बात करें तो जब √2 को हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा या फिर गूगल पे हम डालिएगा √2 तो उसका आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4142135623 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से बहुत सारे नंबर दिखा देगा गूगल तो, और लास्ट में एन तक जाएगा। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जब इसका सॉल्व हम करते हैं तो जो डेसिमल के बाद जो डिजिट आते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता, रैंडमली कोई भी नंबर आते रहते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई आंसर आ रहा हो जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहे हैं उसमें स्पेसिफिक पैटर्न नहीं हो, तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं बच्चों नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं √3 की बात करूं तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.7320508075 और ये n तक जाएगा। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि जब डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहे हैं उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न या सीक्वेंस या रिपीटिशन नहीं हो रहा है।
तो हम कहेंगे कि वो किसका उदाहरण है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, और किसके अंडर में, इर्रेशनल नंबर के अंडर में। ठीक है, जो उसका दूसरा जो पार्ट है वो है बच्चों विशेष नंबर, विशेष संख्या, या कहें स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर, तो इसमें स्पेशल नंबर में रखा गया है पाई को। हिस्ट्री में मैथमेटिशियन लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सिमेट्री देखी, किसमें, सर्कल में। जब उन्होंने एक सर्कल लिया, इस साइज का सर्कल लिया, और उसका जो पेरिफेरी, मतलब अगर हम कोई सर्कल लेते हैं या हम सिलेंडर लेते हैं, जो उसका जो बाहरी हिस्सा होता है, उसको पेरिफेरी को अगर हम मेजर करते हैं, कहे परिधि को जब हम मेजर करते हैं, और उसको अगर उसके डायमीटर, मतलब सेंटर से जो लाइन जाती है जो दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करती है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसमें बीच में एक सेंटर होता है, ये डिस्टेंस कहलाती है रेडियस, और अगर इसी रेडियस को मैं इस तरफ भी मिला दूं तो ये भी रेडियस होती है, और ये जो पूरी डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं बच्चों डायमीटर। ठीक है, और ये जो चारों तरफ इसकी जो परिधि होती है, जो बाउंड्री होती है इसकी, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, या हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो मैथमेटिशियन लोगों ने ये देखा कि अगर हम कोई भी सर्कल लें तो उसमें जो सरकमफ्रेंस है और जो डायमीटर है, जो सरकमफ्रेंस है और डायमीटर का जो रेशियो है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो एक फिक्स आता है हमेशा, चाहे आप सर्कल छोटा ले या आप बड़ा ले। हमेशा साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो हमेशा जो है कांस्टेंट नंबर आया, और वो कांस्टेंट नंबर आया, और उस कांस्टेंट नंबर की वैल्यू जो थी वो थी 3.1414159265559 डैश 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 डैश, इस प्रकार से कोई डिजिट आई। तो हर बार जब उन्होंने किसी भी सर्कल को नापा, उसके सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दिया, तो हमेशा जो वैल्यू आया वो 3.15 इस प्रकार से आया, चाहे सर्कल इतना बड़ा हो, चाहे सर्कल इतना बड़ा हो, चाहे सर्कल इतना बड़ा। तो उन्होंने फिर इस जो कांस्टेंट वैल्यू को जो है पाई से डिनोट किया। तो इसको भी हम एक विशेष संख्या का दर्जा दिया उन्होंने, किसमें, इर्रेशनल नंबर के अंदर, क्योंकि जब पाई की जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद आप देख पा रहे हैं जो डिजिट आ रहे हैं उसमें भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न या सीक्वेंस नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्पेशल नंबर पाई है वो भी किसका उदाहरण है, इर्रेशनल नंबर का, क्योंकि इसको भी हम फ्रैक्शन, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। हाँ कि नहीं, इसको p बाई क्यू, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि सर हम तो जानते कि पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है, तो ये तो p बाई क्यू का फॉर्म हुआ। एक्चुअली में 22/7 ये उस सर्कल की बात हो रही है जहां सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है, मतलब इंसिडेंटली 22/7 हो गया, लेकिन ये यूनिवर्सल तो नहीं हुआ। अगर हम ऐसा सर्कल लें जिसमें डायमीटर, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो अगर 22/7 ना हुआ तो, लेकिन उस केस में भी जो उसकी वैल्यू आएगी वो 3.14159265559 इस प्रकार से सो ऑन आएगी। ठीक है, हम अगर ऐसे डायमीटर की बात कर रहे हैं तो 22/7 तो उस सर्कल की बात हो रही है जहां सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है 22/7 हुआ, हाँ कि नहीं। तो इसलिए, लेकिन जो यूनिवर्सल जो वैल्यू है वो हमेशा 3.14 के रेफरेंस में आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई एक विशेष नंबर है जिसको हम किसके अंदर रखा गया है, इर्रेशनल नंबर के अंदर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर को भी दो फर्दर भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो नंबर 1 है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक, या कहें इंटीजर, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम
फ्रैक्शन या कहे भिन्न। फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो फ्रैक्शंस नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 5/11, इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, अंश और हर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस को भी हम दो फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। परिमित दशमलव संख्या और दूसरा होता है आवर्ती दशमलव संख्या। परिमित दशमलव संख्या मतलब फाइनाइट डेसिमल नंबर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए, फाइनाइट डेसिमल नंबर मतलब अगर एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल होगा 1/2। इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा 1/2। अगर हम 1/2 को सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि जो इसका आंसर होता है वो आएगा 0.5। हाँ कि नहीं बच्चों? इसका मतलब अगर हम देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा? 0.5। तो देख पा रहे हैं हम कि डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद इसका आंसर हमको मिल जा रहा है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि भाई ये जो है फाइनाइट डेसिमल नंबर का एक उदाहरण है। हाँ कि नहीं? ये क्या है? एक फाइनाइट डेसिमल नंबर का उदाहरण है, क्योंकि डिजिट के बाद इसके एक ही डिजिट डेसिमल के बाद एक ही नंबर आ रहा है और इसका हमको रिजल्ट मिल जा रहा है। अगर हम बात करें 3/2 की, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस केस में भी डिजिट के बाद एक सिंगल डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट आ रहा है और हमको इसको रिजल्ट मिल जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये बच्चों किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है फाइनाइट डेसिमल नंबर का। ऐसे सारे नंबर्स जो फ्रैक्शन में लिखे हैं और इनके जो उनका जो रिजल्ट है डेसिमल के बाद कुछ स्पेसिफिक डिजिट आने के बाद हमको मिल जाता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो क्या नंबर, वो नंबर किसका उदाहरण है? फाइनाइट डेसिमल नंबर या कहें परिमित दशमलव संख्या का। ठीक है, अब हम आते हैं आवर्ती दशमलव संख्या या कहें रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या हुआ? जैसे अगर मैं उदाहरण लूं 1/3 का, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 1/3 का, तो इसका जो सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा जब हम डिवाइड करेंगे 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, फिर 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, फिर 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, फिर इस प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी n तक। लेकिन आप यहां देख पा रहे हैं कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहे हैं उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न है। यहां पर जो 3 नंबर है वो रिपीट होता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। कहां तक रिपीट हो रहा है? n तक रिपीट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो डेसिमल का नंबर आ रहा है स्पेसिफिक पैटर्न है, और स्पेसिफिक पैटर्न होने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे? रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण लूं 2/3 का, मैं उदाहरण अगर लेता हूं 2/, बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ पर कट तो नहीं रहा है? चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं। मैं अगर मैं यहाँ उदाहरण लेता हूं 2/3 का, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 3 छंग 18, तो बचेगा फिर 2, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 3 सो ऑन एंड तक। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं 2/3 अगर कोई फ्रैक्शन है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं उसमें एक स्पेसिफिक रिपीटिशन हो रहा है, स्पेसिफिक पैटर्न है। तो इसलिए हम कहेंगे ये किसका उदाहरण है? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का। तो बच्चों यहां हमने अभी तक जो चीजें सीखी कि नंबर्स जो हैं वो चीजें जो कैलकुलेशन के लिए हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसको हम नंबर्स बोलते हैं। नंबर्स दो फर्दर भागों में डिवाइड होते हैं। नंबर एक इमेजिनरी नंबर, दूसरा होता है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन होता है नेगेटिव रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 या -2 -3, इस प्रकार के कोई भी जो रेडिकल्स के नंबर जो नेगेटिव में आते हों तो वो
किसके उदाहरण है? इमेजिनरी नंबर। फिजिक्स में इसका उपयोग नहीं होता तो हम इसको स्किप करेंगे। मैथमेटिक्स के बच्चे इसको, मैथ के टीचर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो रियल नंबर जो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n तक, या फिर सारे फ्रैक्शंस नंबर, या फिर सारे रेडिकल्स के नंबर हम रियल नंबर्स में रखते हैं। रियल नंबर को हम 2 फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक नंबर होता है परिमेय संख्या या कहें रैशनल नंबर, के ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 1/2 1/3, तो वे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। और जिनको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते तो वो इरैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2 √3 √4 या रेडिकल के जो नंबर्स होते हैं वो इरैशनल नंबर के उदाहरण होते हैं। इसको हम 2 फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जैसे कि अगर हम √2 की बात करें तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के बाद जो डिजिट आते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, तो हम ये कहेंगे कि √2 जो है किसका उदाहरण है? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर का। और जो इरैशनल नंबर का जो दूसरा पार्ट है वो विशेष संख्या या कहें स्पेशल नंबर, जिसमें के अंदर पाई को रखा गया है। जब हम पाई को सॉल्व करते हैं, या पाई कहें, पाई एक कांस्टेंट है, जब किसी हम डायमीटर का जब किसी हम सर्कल का सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो निकालते हैं हमेशा कांस्टेंट आता है। और कांस्टेंट क्या होता है? 3.14159265559। और इसमें भी हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट आते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी किसका उदाहरण है? एक स्पेशल नंबर का। और किसके अंतर्गत? इस रैशनल नंबर के अंतर्गत। जब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं को तो इसको भी हम 2 फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर या कहें पूर्णांक, और दूसरा होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को, जैसे फ्रैक्शन 1/2 1/3 1/4 जो p/q के फॉर्म में है वो आप समझ पा रहे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम 2 भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? फाइनाइट डेसिमल नंबर, मतलब ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसका रिजल्ट जो है एक फाइनाइट हो, मतलब एक कुछ डिजिट के बाद उसका हमको रिजल्ट मिल जाए, तो वो हम कहते हैं फाइनाइट डेसिमल नंबर। और रिकरिंग डेसिमल नंबर की मतलब कोई फ्रैक्शंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के बाद कोई स्पेसिफिक डिजिट या स्पेसिफिक पैटर्न अगर हमको मिलता है तो हम कहेंगे कि वो किसका उदाहरण है? रिकरिंग डेसिमल नंबर का। ठीक है, आई होप इसको आप नोट कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है पूर्णांक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है हमारा पूर्णांक, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक, या कहें इसको बोलते हैं इंटीजर। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसको काफी ध्यान से आप पढ़िएगा, क्योंकि यही उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी आएगी आने वाले लेसन में हम उनका उपयोग करेंगे। तो इंटीजर, जिसे मैं इससे पहले आपको 2-3 कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, या कहें ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, इस प्रकार से अगर जो पड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, या कहें क्षैतिज रेखा। अगर इस लाइन को मैं इसी के ऊपर अगर ड्रॉ करता हूं तो ये इस प्रकार से पॉजिटिव बन गया, हाँ कि नहीं? और अगर मैं इसको y एक्सिस का नाम दे देता हूं और इसको x एक्सिस का नाम देता हूं तो ये एक सिस्टम बन जाता है जो आपने 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस प्रकार से काटती है, और अगर ये x एक्सिस है और अगर ये y एक्सिस है, तो इसको, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आगे हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तब भी समझेंगे। तो ये, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर हम वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को इस प्रकार से लिखते हैं और अगर इसको y एक्सिस का नाम देते हैं और इसको x एक्सिस का नाम देते हैं, तो इसको एक सिस्टम डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे x एक्सिस की या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो अभी मैंने इसमें से केवल एक लाइन ली, और वो लाइन ली कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन, या x एक्सिस मान लीजिए इसको। और सपोज मैं कहीं खड़ा हूं, यहां पर, यहां मैं खड़ा हूं, इसको मैं एक 0 के नाम से मैं जस्ट मैं खड़ा हूं, तो इसको मैं 0 मान लेता हूं। ठीक है, इसके बाद
मैं इस तरफ, मतलब अगर मैं इस तरफ फेस करता हूँ बोर्ड की तरफ, तो मैं, ये मेरा राइट हैंड, अगर मैं राइट हैंड की तरफ चलना प्रारंभ करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ चलना, और इक्वल डिस्टेंस में अपना स्टेप्स में रखता हूँ। इक्वल डिस्टेंस में मैंने पहला स्टेप यहाँ रखा, सेकंड स्टेप यहाँ रखा, थर्ड स्टेप यहाँ रखा, फोर्थ स्टेप यहाँ रखा, 5, तो मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, फिर 5, फिर 6, 7, 8 सो ऑन। मैं चलता जाता हूँ, चलता जाता हूँ, चलता जाता हूँ, चलता जाता हूँ, चलता जाता हूँ। कब तक? 50 साल, 60 साल, 500 साल नहीं जीऊंगा, 50-60 साल तक तो चलता जाऊंगा, फिर भी ये नंबर खत्म नहीं होने वाले। तो ये नंबर कहाँ तक जाएंगे, कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और मैं पॉजिटिव आगे बढ़ रहा हूँ, डेफिनेटली पॉजिटिव आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने फिर +1 पॉजिटिव ये लिखा नहीं, लेकिन एज्यूम करते हैं कि किसी नंबर के आगे पॉजिटिव होता है। अब मैंने वापस में आया, 50-60 साल वापस लगे, तो 100 साल का हो गया। ठीक है, लेकिन मैं वापस फिर 0 पे आया और मैं अब बैक साइड चलना प्रारंभ करूँ, मतलब 0 से लेफ्ट तरफ की तरफ। तो मैं यहाँ पर चला, उल्टी तरफ चला, तो यहाँ पर मैं -1 लिख दूंगा। सेम इक्वल डिस्टेंस में फिर दूसरा स्टेप रखा, तो ये -2, यहाँ पर -3, ये -4। इसी प्रकार से मैं वापस चलता 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 कहाँ तक चला जाऊँगा, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर फिर लास्ट में क्या आएगा, -इन्फिनिटी। तो यहाँ एक स्पेसिफिक पैटर्न मुझे को नजर आया कि किसी भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर फॉरवर्ड की तरफ चलता हूँ तो इस इक्वल स्टेप पे तो मैं एक नंबर लिखता जाता हूँ, और अगर बैक स्टेप पे चलता हूँ तो माइनस में मैं लिखता जाता हूँ। तो इस प्रकार का पैटर्न है। तो ये जो नंबर्स होते हैं जो 0 के आगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, इनको जो नंबर्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर या एक्स एक्सिस पर, तो उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और अगर बैक साइड पर 0 के लेफ्ट तरफ अगर कोई इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स हैं तो उनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर। बच्चों आए समझ में आपको? यहाँ पे 0 के राइट साइड में जो फॉरवर्ड, अगर हम इस इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोई नंबर प्लॉट करते हैं तो उनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, और बैक साइड में या लेफ्ट साइड में जो 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं और बैक साइड में जो नंबर हम प्लॉट करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और इस लाइन को जो बोला जाता है, इस लाइन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है नंबर लाइन। तो अगर हम इस इंटीजर की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर सकते हैं उनको बोला जाता है बच्चों इंटीजर, और जो 0 के राइट साइड में होते हैं उसको हम बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर। आई होप आपको यहां समझ में आया होगा इसकी डेफिनेशन को। तो हम इसको दोबारा हम समझेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर आपने बताया 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, फिर 0 का क्या, 0 क्या है? तो यहां पर जो इंटीजर है उसको हम 2 फर्दर भागों में डिवाइड, एक्चुअली हम कहेंगे 3 फर्दर भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले यहां था, क्या था, 0, ठीक है। राइट साइड में था धनात्मक पूर्णांक, या कहें पॉजिटिव इंटीजर। और यहां था लेफ्ट तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, या कहें नेगेटिव इंटीजर। आए बच्चे समझ में? तो हम इंटीजर को 3 फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, यहां पर इन पॉजिटिव इंटीजर को प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, प्राकृत संख्या, या कहें नेचुरल नंबर। जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर है कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और सो ऑन, जो जाएगी कहां तक, n तक, या कहें इन्फिनिटी तक। तो जो सारे जो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से आगे 1 से स्टार्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, या इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और जो नेगेटिव इंटीजर होता है, 0 के लेफ्ट साइड जो नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, और ये कहां तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। अगर इस प्रकार के नंबर जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर।
तो यहां पर एक क्वेश्चन ये उठता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको कॉन्सेप्ट को जरूर देखिएगा, ये हमेशा काम आता है फिजिक्स में। अगर हम बात करें यहां पर अगर जीरो है, ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या कहें ये नंबर लाइन है या कहें एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे 1 होगा, फिर सेम इक्वल डिस्टेंस पे 2 होगा, फिर सेम इक्वल डिस्टेंस पे 3 होगा, फिर 4 होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कहीं पर 1.5 आएगा या 3/2 आएगा। तो क्या ये भी पॉजिटिव इंटीजर है? क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। या कहें कि ये भी क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, कोई भी फ्रैक्शंस नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है, या इसको पॉजिटिव इंटीजर हम नहीं कहते। इसकी हमने अलग से कैटेगरी पढ़ी थी फ्रैक्शंस में, भिन्न संख्या हमने पढ़ी थी, तो वो उसके अंतर्गत आती। यहां पर कोई भी फ्रैक्शंस नंबर पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल नहीं है। यहां पर केवल जो नंबर है 1 2 3 4 यही हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। इसमें जो फ्रैक्शंस नंबर आते हैं बीच में, तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर में काउंट नहीं करते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स नहीं कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ में आया? इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब हम बात करेंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, ये हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में, जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब हम इसका उपयोग देखेंगे कि वहां पर बोलते हैं कि जो x की जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अब यहां देखते हैं कि अगर हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को दोनों को कंबाइंडली मिला देते हैं तो जो हमको मिलता है वो मिलता है पूर्ण संख्या, या कहें होल नंबर। तो जब हम जीरो को भी नेचुरल नंबर के साथ कंबाइन कर देते हैं, या कहें अगर हम कोई ऐसी संख्या लें, ऐसा सीक्वेंस लें जो जीरो से स्टार्ट होता हो, 0 1 2 3 4 5, तो अगर उसमें जीरो भी इंक्लूड हो रहा है तो उस जो सीक्वेंस को जो है हम होल नंबर बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर का एक उदाहरण है। ठीक है, यहां पर ये मैं क्या कहा मैंने आपको कि जीरो भी जो है क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर का उदाहरण मान सकते हैं हम। और इन दोनों को अगर हम मिला दें, जीरो और नेचुरल नंबर को, तो क्या मिलता है बच्चों, हमको एक होल नंबर मिलता है। आई होप आप समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। और रिवीजन के समय काफ़ी आपको ये हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोबारा आप यूट्यूब पे आएंगे, 1 घंटे का वीडियो देखेंगे, आपका काफ़ी समय खराब होगा। जबकि ये पूरा जो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये पूरा जो लेक्चर है कम से कम 10 से 15 मिनट में ये रिवाइज हो जाएगा। और इसके बाद जब आप MCQs करेंगे, जो कि आपको करना चाहिए, आपको अगर प्रिपरेशन करने कि आप सोच रहे हैं फ्यूचर में नीट या जेईई की, तो आपको MCQ अभी से अगर आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और नोट्स जरूर बनाते रहें ताकि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने में समय वेस्ट ना करना पड़े। समय बहुत कीमती होता है बच्चों। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं नीट या IIT की, तो अभी से तैयारी करने की स्टार्ट कीजिए। 11th करिए और 12th करिए, और जब आप 11th पास हो जाएंगे तो 11th को रेगुलर करते रहिए, तभी आप बिना ड्रॉप के आसानी से एग्जाम में अच्छा स्कोर पकाएंगे नीट या जेईई में। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर, या कहें प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर्स को दो हम फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर कितने भागों में डिवाइड करते जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट बचा हुआ है ये। और ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जो हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे, हार्मोनिक मोशन, अर्थमेटिक मोशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हम लेक्चर आगे पढ़ेंगे उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हाँ, तो नेचुरल नंबर को हम दो फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है वो है सम संख्या, या कहें इवन नंबर, और दूसरा क्या है, विषम संख्या। सभी लोगों ने सुना होगा, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 7वीं 8वीं क्लास में ये मिलता है। ऑड
नंबर। हाँ, तो हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, तो जैसे मैंने आपको बताया नंबर लाइन पे जो जीरो के राइट साइड में होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्रैक्शन नंबर नहीं, पूरा नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम नेचुरल्स नंबर को यहां पर लिखते हैं 1 2 3 4 5, और ये मैं लिखता जाता हूं, मैं लास्ट में एक नंबर लिखा n, मतलब n वा नेचुरल नंबर, nth टर्म, मतलब n वा पद, या कहें इसको nth टर्म अगर मैं लिखा मैंने यहां पर, मतलब ये नेचुरल नंबर का कौन सा पद है लास्ट में, n वा पद, मतलब nth टर्म है यहां पर। ये पहला टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म, और इसी के बाद चलता जाऊं मैं, तो ये अगर मैं लास्ट तक लिखूं तो मैं लिखूंगा ये एक nth टर्म है। ठीक है, ये कौन सा टर्म है, nth टर्म, ये n वा नंबर है। ठीक, अब देखिएगा यहां नोटिस कीजिएगा, अब मैं हर एक नेचुरल नंबर लेता हूं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, उसको जरा बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक नंबर लेता हूं यहां पर और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है नेचुरल नंबर का, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, ये सेकेंड टर्म है नेचुरल नंबर का, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा 2 दूना 4, 4 मिलेगा। ठीक है, ये तीसरा टर्म है नेचुरल नंबर का, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, 6। ये फोर्थ टर्म है नेचुरल नंबर का, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर क्या मिलेगा, 8। ठीक है, और अगर ये फिफ्थ टर्म है नेचुरल नंबर का, इसको भी मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर होगा वो बच्चों क्या आएगा, 10। ठीक, तो अगर उसी प्रकार से अगर ये nth टर्म है तो जो n को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 2n। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर, और एक आप यहां पर तो ये 2 आ रहा है, 4 6 8 10, और लास्ट में अगर हम कोई nth टर्म की बात करें तो उसमें जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट जो टर्म होगा वो 2n आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर में अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको जो डिजिट मिलता है वो हमको क्या मिलता है, एक इवन नंबर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इवन नंबर है नेचुरल नंबर के 2 का मल्टीप्लाई है, मतलब 2 के मल्टीप्लिकेशन में कौन है, ये इवन नंबर है, किसके मल्टीप्लिकेशन में, नेचुरल नंबर के। ठीक है भाई, तो यहां पर एक क्वेश्चन निकलता है कि nth टर्म क्या होता है, 2 के मल्टीप्लिकेशन में हम नेचुरल नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन नंबर में। ठीक है, मतलब nth टर्म कौन सा है, 2 है। समझ में आया बच्चों आपको? हाँ, तो इसका मतलब जो फर्स्ट इवन नंबर है वो 2 है, सेकेंड इवन नंबर क्या है, 4 है, थर्ड इवन नंबर क्या है, 6, फोर्थ इवन नंबर क्या है, 8, और फिफ्थ इवन नंबर 10। और उसी प्रकार से अगर nth टर्म अगर हम इवन नंबर का बात करें तो वो क्या आएगा बच्चों, 2n। मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 के मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो यहां पर अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो ये कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 40th इवन नंबर क्या होगा, व्हाट इज द 40th इवन नंबर, व्हाट इज द 40th इवन नंबर। तो 40th इवन नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80, तो आंसर आएगा 80। तो हम कह सकते हैं कि जो 40th कंसेक्यूटिव इवन नंबर है वो क्या है बच्चों, 80 है। हाँ कि नहीं? अगर मान लीजिए हम बोलें कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या है, तो हम देखेंगे कि जो 6th नंबर है, जो इवन नंबर क्या होता है 2 के मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां पर n क्या डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो अगर हम 6th अगर हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर निकालेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, 2 × 6, तो जो 6th कंसेक्यूटिव इवन नंबर आएगा वो क्या आएगा, 12। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये फर्स्ट इवन नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड है,
फोर्थ है, फिफ्थ है, तो फिफ्थ के बाद अगर मैं यहाँ 6 लिखूं और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई में करता हूं तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? 12, जो कि क्या होगा? 6th कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको? तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है उसका जो 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या कहलाता है? जो इवन नंबर कहलाता है। और उसके जो उदाहरण होते हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12। या एक सिंपल भाषा में आपने ये भी पढ़ा होगा 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में कि जो 2 से डिवाइड हो सकता है वो इवन नंबर कहलाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में आप थोड़े बड़े हो गए, कंपटीशन की तैयारी आप भविष्य में करेंगे तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर का 2 का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। और उसका nth टर्म जो होता है वो जिस प्रकार से मैंने यहाँ फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखा, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 आया। तो जब nth टर्म को अगर मैं लेता हूं तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, जो nth टर्म वाला इवन नंबर है वो क्या आएगा बच्चों? 2n आएगा। ठीक है। अगर हम बात करें ऑड नंबर की, ठीक है, तो ऑड नंबर में भी सेम मैं क्या करता हूं? पहले नेचुरल नंबर लिखता हूं 1, 2, 3, 4 और ये लिखते 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 मैं nth टर्म में लिख देता हूं कि ये n इवन नंबर है। ठीक है, nवां पद यहां पर है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक को जो नेचुरल नंबर है उसको भी मैं क्या करता हूं? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। उस केस में आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन यहां पे 2 तो ये देखेंगे तो ये तो इवन नंबर हो गया। तो मैं क्या करूंगा? इसमें मैं 1 माइनस कर दूंगा। जब मैं 1 माइनस करूंगा तो यहां पर आंसर आएगा 1। ठीक। यहां अगर बात करूं तो इसको भी मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 4 माइनस 1 या कहें 3। और जो थर्ड नेचुरल नंबर है इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 से माइनस कर दूंगा। तो 3 दूना 6 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा? 5। जो फोर्थ नेचुरल नंबर है इसको भी मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 से माइनस कर दूंगा। आंसर क्या आएगा? 4 दूना 8 और माइनस 1 और आंसर क्या आया? 7। और अगर nth टर्म है, सेम nth टर्म ये है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 से माइनस कर दूंगा तो जो मुझे nth टर्म जो मिलेगा वो 2n माइनस 1 मिलेगा। बच्चों आया समझ में आपको? यहां पर तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो ऑड नंबर की जो डेफिनेशन निकल के आ रही है वो कि नेचुरल्स नंबर का 2n माइनस 1 का जो मल्टीपल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक है। और हम इवन नंबर किसको बोलेंगे? कि जो नेचुरल नंबर का 2n का मल्टीप्लिकेशन, जो 2n का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। और जो 2n माइनस 1 के मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम फर्दर पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा दोहरा दूं, ये कॉन्सेप्ट जो है हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो अगला लेक्चर इसके बाद तीसरा लेक्चर जो होगा उसको हम इसको अप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे आपको इसको समझ आना चाहिए ये 2n का कॉन्सेप्ट और 2n माइनस 1 का कॉन्सेप्ट कहाँ है। जब भी अगर 2n की बात करूं तो वो डिनोट करेगा किसको? इवन नंबर को। 2n माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन किसको डिनोट करेगा? ऑड नंबर को। हाँ कि नहीं? और ये आया कैसे? आपको समझ में आया कि जब हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं उसको 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? इवन नंबर मिलता है। और जब हम 2 में मल्टीप्लाई करके उसमें 1 माइनस करते हैं तो हमको कौन सा मिलता है? ऑड नंबर मिलता है। ठीक है। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करोगे तो कि फर्स्ट 40th कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करें तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 40th पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 क्या होगा? फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमको मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करें तो कुछ नहीं करना है हमको, 2 में 6 को गुणा कर देना, तो 12th जो है हमारा 6th कंसेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 6th वाला टर्म आ जाएगा हमारा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करें, अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास फार्मूला है 2n माइनस 1 का, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 5 माइनस 1 करेंगे, 2 पंजे 10 करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो जो 9 आंसर आएगा वो क्या होगा? फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आएगा। मतलब देखेंगे, अगर हम आप देखेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट जो ऑड नंबर है हमारे पास 1 है, सेकेंड जो ऑड नंबर है
कंसेक्यूटिव वाला 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 जो है वो 5th कंसेक्यूटिव नंबर हमारा आएगा, ऑड नंबर, जो कि इसका मतलब कि ये जो इक्वेशंस है 2n-1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर को, अगर हम n की जगह कोई नेचुरल नंबर रखते हैं तो यहां तक नोट कर लीजिए। हाँ, तो इवन नंबर को हम फर्दर 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सर ये डिवीजन कभी खत्म होगा कि भी नहीं? नहीं, ये लास्ट डिवीजन है, इसके बाद ये यहां पर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है अभाज्य संख्या, या कहें प्राइम नंबर, और दूसरा आता है संयुक्त संख्या, या कहें कंपोजिट नंबर। तो जैसे नाम से लग रहा है कि ऐसी संख्या जो किसी से भाग उसका नहीं जाता हो, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो फिर किसी से नहीं जाता, नहीं किसी से तो जाता ही होगा। तो देखेंगे ऐसा कोई नंबर जो 1 से डिवाइड हो सकता हो, ऐसा कोई नंबर या तो वो 1 से डिवाइड हो सकता हो, या अपने आप, या वो खुद से डिवाइड हो सकता है, या डिवाइड बाय इटसेल्फ हो सकता है, वो स्वयं जो नंबर है उसी से डिवाइड हो सकता है। तभी हम वो कहेंगे कि वो क्या नंबर है, एक प्राइम नंबर है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं अभी, तो अगर हम बात करें 2 से, तो 2 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 किससे डिवाइड हो सकता है, तो 2 हो सकता है डिवाइड 1 से, या फिर कहें कि 2 किससे डिवाइड हो सकता है, खुद 2 से भी, इटसेल्फ 2 से। तो इसका मतलब ये 1 से डिवाइड हो सकता है और ये 2 से, और ये जो जिन नंबरों से डिवाइड हो सकता है इसको हम बोलते हैं बच्चों फैक्टर। तो यहां पर 2 के 2 फैक्टर बन रहे हैं, कौन कौन से, 1 और 2। तो यदि किसी नंबर के फैक्टर अगर 2 बन रहे हैं, मतलब 1 या 2, या कहें कि अगर ये किसी 1 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर सकते हैं इसको, और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और एक हमको स्पेसिफिक अगर रिजल्ट मिल रहा है, तो इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं वो बच्चों उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूं 3 का, तो 3 किससे डिविजिबल है, 1 से। तो हमको कोई स्पेसिफिक आंसर मिल जाएगा, जैसे लेट्स सी यहाँ पे 3 मिल जाएगा हमको, या फिर हम कहें 3 हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 हम 3 से भी डिविजिबल है, तो आंसर क्या आएगा, एक स्पेसिफिक हमको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 3 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और उसके जो फैक्टर बने वो क्या बने, 1 भी बना है और 3, इसके भी फैक्टर कितने हुए, 2 हुए। तो ऐसी कोई संख्या जिसके फैक्टर जो हैं वो 2 हमको मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है, वो प्राइम नंबर है। तो जो इसके एग्जाम्पल होंगे वो 2 होगा, सॉरी एक्चुअली में सॉरी ये 3 जो है हम इसको यहाँ ऑड नंबर में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल में 4 लेता हूँ। तो 4 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, जब आंसर आएगा 4, इसको 4 को मैं जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 2, और जब इसको 4 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 1। तो यहां आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 4 है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी, और इसके जो फैक्टर बन रहे हैं, एक फैक्टर मतलब इसके जो फैक्टर बने वो क्या बने, इसके फैक्टर बने 1, 2 और 4। मतलब 4 के जो फैक्टर बने 1, 2, 3, यानी कि 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में केवल क्या 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो रहा हो। तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो इवन प्राइम नंबर है वो केवल एक ही नंबर है। वो कौन सा नंबर है, वो सिंगल डिजिट 2 ही है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है वो केवल क्या है, 2, क्योंकि यहां पर अगला जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है 4 है, और 4 के जो फैक्टर बन रहे हैं 1, 2 और 4 बन रहे हैं, मतलब 3 फैक्टर बन रहे हैं। तो इस प्रकार का जो उदाहरण होता है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है,
जैसे अगला जो मैं अगर थर्ड टर्म लेता हूं इवन नंबर का, जिसको बोलते हैं 6, तो 6 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 6 1 से डिवाइड हो सकता है, 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 जो है 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 जो है अपने आप 6 से भी डिवाइड। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो 1 2 3 और 6 इसके फैक्टर बन रहे हैं। किसके? 6 के। तो अभी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, चाहे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वो किसका उदाहरण है? कंपोजिट नंबर का। ये नंबर जो है जो 6 है, या फिर ये मैंने 2 लिया या फिर ये 4 लिया, ये क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, क्योंकि हम क्या भी सब डिवीजन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इवन के डिवीजन खत्म होते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को फर्दर हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेपरेट रखा गया है, दूसरा जो है वो है प्राइम नंबर, और दूसरा जो है वो है, और तीसरा जो है वो कंपोजिट नंबर। तो सेम, बस यहां पर ये जो 1 लिखा है ये स्पेशल केस है, क्योंकि जब हम 1 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो किससे कर सकते हैं हम इसको डिवाइड? जो हमको एक स्पेसिफिक रिजल्ट दे। तो देखेंगे कि 1 को मैं 1 से ही डिवाइड कर सकता हूं, तब जाके एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या कहेंगे? इसका जो फैक्टर है वो क्या है? एक सिंगल डिजिट है। जब 2 से कम फैक्टर होता है, अगर 2 से कम फैक्टर होता है तो उसको हम एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं, और वो एक ही सिंगल डिजिट होता है, वो क्या होता है? 1। ठीक है, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, कौन से? ऑड प्राइम नंबर की बात करें, तो अगर हम 3 लेते हैं, ये फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो ये किस चीज से डिविजिबल है? ये 1 से डिविजिबल है, या फिर कहें ये 3 से भी डिविजिबल है। तो यहां पर इसके फैक्टर कितने बन रहे हैं? 2 फैक्टर बन रहे हैं। जब इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं तो प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है? जब किसी नंबर्स के 2 फैक्टर बन रहे हो, या फिर वो 2 संख्याओं से डिविजिबल है, किससे? 1 से, या फिर वो खुद अपने आप से इटसेल्फ से अगर वो डिविजिबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। चूंकि ये 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हम 6 की बात करें, सॉरी, अगर हम 5 की बात करें, तो 5 को किस किस से डिविजिबल है? एक 1 से डिविजिबल है, और एक खुद से 5 से डिविजिबल है। तो इस केस में भी 5 के जो 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो इसके मतलब है कि 5 को भी हम क्या बोलेंगे? कि एक प्राइम नंबर है। अगर हम 9 लेते हैं, मान लीजिए अगर हम 9 लेते हैं, तो 9 किस किस से डिविजिबल है? ये एक 1 से डिविजिबल है। उसके बाद 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक, और 9 जो है वो 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो अब इस केस में यहां पर जो उसके फैक्टर बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं? 1 3 और 9। उस केस में हम ये कहेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है? 2 से ज्यादा बन रहे हैं। इस केस में ये क्या नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कौन सा कंपोजिट नंबर? ऑड कंपोजिट नंबर का ये एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो यहां पर ये देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है कि सर ये 2 से भी तो डिविजिबल है, हमको एक फ्रैक्शन में नंबर मिल जाएगा? हाँ कि नहीं? मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? हम किसके अंडर में पढ़ रहे हैं? नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर में जो नंबर लाइन पे जो प्लॉट होते हैं वो फ्रैक्शन नंबर को हम नेचुरल नंबर्स नहीं बोलते। हम कोई एक नंबर होल नंबर होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4। तो इसका जो रिजल्ट है वो भी एक पूरा नंबर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इसको 9 को 2 से डिविजिबल कर देंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन हम फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको एक सेपरेट हम उसको डिवीजन में रखा गया है। हम अभी बात कर रहे हैं केवल नेचुरल नंबर की। तो जब नेचुरल नंबर के हम पढ़ रहे हैं, तो जब बात करेंगे तो पूरा नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं आना चाहिए। इसे नंबर इसलिए हम इसको केवल 1 से ही डिविजिबल करेंगे तो हमको एक होल नंबर मिलेगा, एक कोई नंबर मिलेगा बिना फ्रैक्शंस का। इसी प्रकार से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक होल नंबर मिलेगा बिना फ्रैक्शन का। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो 3 ही बनेंगे, और जब 3 फैक्टर बनते हैं तो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है और ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका इस लेक्चर में संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको पर्सनली आपको सॉल्व करके आपको डाउट क्लियर करूंगा। इसके बाद जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है सॉल्विंग ऑफ पावर, सेकंड लेक्चर है, लेसन नंबर 2।
और वो मैं आपको कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।